हमारे सबके बीच में आज के हमारे मुख्य वक्ता प्राध्यापक लक्ष्मण यादव जी ज्वाइन हुए हैं। मैं छात्र भारती महाराष्ट्र का अध्यक्ष इस नाते आपका बहुत स्वागत करता हूं, और मेरे साथी प्रशांत खंडारे, इनको विनती करता हूं कि वो आगे की कार्यवाही शुरू कर दीजिए। थँक्यू सर. आणि जिंदाबाद साथींनो. छात्र भारती महाराष्ट्र आयोजित छात्र भारती कट्टा छात्र कट्टा या ऑनलाईन कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 23 मार्च, अर्थातच शहीद आझम भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव यांचा शहीद दिन. ब्रिटिशांच्या जुलमी सत्तेविरोधात क्रांतीचा एल्गार करून येणाऱ्या पिढ्यांना देशासाठी, देशवासियांच्या मूलभूत अधिकारांसाठी लढण्याची प्रेरणा आपल्या जगण्यातून मांडून आपल्या न्याय हक्कांसाठी अंततः मृत्यू जरी पत्करावा लागला तरीही ध्येय सोडायचं नाही, असा प्रेरणादायी संदेश त्यांनी आपल्या जीवनातून दिला. परंतु मित्रांनो, आज दुःखाची गोष्ट अशी आहे की आपल्यापैकीच बऱ्याच तरुणांना भगतसिंग म्हणजे एक भगतसिंगांची एक वेगळी इमेज, एक वेगळा चेहरा आपल्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न काही लोकांकडून करण्यात येतो. मित्रांनो, वयाच्या 23व्या वर्षी फासावर जाणारा भगतसिंग आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, पण इतका कमी वयात प्रचंड वाचन असणारा भगतसिंग आपल्याला माहित नसतो. तर त्यांच्या शहादत्वावर उर्फ फुटोस्तवर रडण्याचा अधिकार तुम्हाला आम्हाला नाही, असंही मला या ठिकाणी म्हणावं वाटतं. बंदूक हातात घेऊन भगतसिंगांची ताकद बंदूक हातात घेऊन भगतसिंगांनी जी हिंसा केली ती ताकद भगतसिंगांची नव्हती, तर त्याच्या मागे त्यांच्या बुद्धीने घडून आलेली क्रांती ही त्यांची ताकद होती. आणि ही क्रांती वैचारिक मशालीतून आलेली होती. देवाच्या अस्तित्वावर प्रश्न उभा करून मी नास्तिक का आहे याचं चिंतन मांडणारा भगतसिंग तुम्हाला आम्हाला माहित असतो. तर त्याची स्वतःहून फाशीवर जाण्याची भूमिका आपण समजून घेत नाही, किंवा आपण तोपर्यंत आपल्याला कळणार नाही. तर आजच्या या दिवशी जाणून बुजून कुणीतरी गांधीजींना खुजं करण्याचा प्रयत्न करतं, भगतसिंगांना आणि त्याच बरोबर भगतसिंगांना त्यांच्यापेक्षा उंच दाखवण्याचा प्रयत्न करतात. असे बदमाश भगतसिंगांच्या या कार्यावर अन्यायच करतात असं मला या ठिकाणी वाटतं. त्यांना मृत्यूपूर्वी लेनिन वाचणारे भगतसिंग त्यांच्या गावीही नसतात. प्रेमाबद्दल अत्यंत सुंदर मते मांडणारा हा तरुण खरा रसरशीत युवा होता. माफी नाम्याची लखतर वाहणाऱ्यांनी भगतसिंगांचा खांदा हा द्वेषाची पालखी वाहण्यासाठी वापरू नये, असं मी या ठिकाणी म्हणेन. त्याचबरोबर आपण आज ज्या महापुरुषांना या ठिकाणी ऐकणार आहोत, ज्या महापुरुषांच्या विचार आपण या ठिकाणी ऐकणार आहोत, ते म्हणजे महान समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया. त्यांचे नाव घेताच मनात त्या महान व्यक्तींची स्मृती जागृत होते, ज्यांनी या देशाच्या राजकारणात न येता योग्य मार्गावर आणण्याचा संकल्प केला होता. सत्ता परिवर्तन आणि समाजवादाचे सर्वोत्तम विचारक राम मनोहर लोहिया अशाच महान व्यक्तींपैकी एक होते. लोहियांचे संपूर्ण जीवन अतिशय साधे आणि विद्रोही होते. श्रीमंती आणि गरिबीची वाढणारी दरी कशा पद्धतीने कमी करता येईल या प्रयत्नात त्यांनी आपलं जीवन समर्पित केलं होतं. आणि म्हणूनच आजच्या या भीषण परिस्थितीत, या भीषण काळात त्यांचे विचार अगदीच प्रासंगिक वाटायला लागतात. राम मनोहर लोहिया एका ठिकाणी म्हणाले होते की सडके सुनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी. परंतु आज परिस्थिती अशी आलेली आहे की संसद आवारा झालेली आहे, आणि म्हणून रस्त्यावर उतरणाऱ्यांची आंदोलनं चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न ही संसद करते आहे. त्या आवारा झालेल्या संसदेला योग्य मार्गावर आणण्याचं कार्य आज छात्र भारती सारख्या विद्यार्थी संघटनांनी आणि विद्यार्थ्यांनी आपल्या खांद्यावर घ्यायचं आहे. आणि म्हणूनच या महापुरुषांचे विचार आपल्याला आत्मसात करायचे असतील, आणि आत्मसात करायचे असतील तर त्यांचे विचार आधी आपण ऐकायला हवेत, त्यांना आपल्याला समजून घ्यायला हवं. आणि म्हणूनच या महापुरुषांना ऐकण्यासाठी, त्यांचे विचार आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपल्या ह्या ऑनलाईन कार्यक्रमामध्ये आज दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे माजी प्राध्यापक लक्ष्मण यादव आपल्यासोबत जोडलेले आहेत. मी छात्र भारती महाराष्ट्राचे राज्याध्यक्ष रोहित ढाले यांच्या वतीनं प्राध्यापक लक्ष्मण यादव यांचं शब्द सुमनांनी स्वागत करतो, आणि साथी शर्वरी सरदार यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी प्राध्यापक लक्ष्मण यादव यांचा थोडक्यात परिचय आपल्याला या ठिकाणी द्यावा. धन्यवाद प्रशांत दादा. डॉक्टर लक्ष्मण यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के रहवासी लक्ष्मण यादव का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन्हें हिंदी में सर्वोच्च अंक मिलने और एमए की डिग्री हासिल की। 21 साल की उम्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के जाकिर हुसैन कॉलेज में हिंदी के सहायक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया। वह तुलसीदास द्वारा रचित रामायण पर पीएचडी कर रहे हैं। फुले अम्बेडकरी देश के एक महत्वपूर्ण विचारक के रूप में उभर रहे हैं। वह फुले, गांधी, अंबेडकर और लोहिया के विचारों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव के
देश के महत्वपूर्ण यूट्यूबर्स में से एक है। लक्ष्मण जी को हाल ही में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने के कारण कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया था। आज लक्ष्मण जी को बेरोजगारी के संकट में जूझना पड़ रहा है, लेकिन उनका संकल्प अटल है। न झुकेंगे, न टूटेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं शर्वरी सरदार, छात्र भारती जिला अध्यक्ष जालना, डॉक्टर लक्ष्मण जी यादव जी का छात्र भारती महाराष्ट्र आयोजित छात्र कट्टा में स्वागत करती हूँ और लक्ष्मण जी से मैं विनती करती हूँ कि हमारे साथियों को मार्गदर्शन करें। और आप सबको जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। आज का दिन बहुत खास है और आज के दिन को और खास बनाने के लिए इस छात्र कट्टा, मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ, मतलब मराठी ये इतना ही, तो हमें थोड़ा सा आप लोग माफ करना कि हम मराठी में अपनी बात नहीं रख पाएंगे। लेकिन छात्र भारती जो महाराष्ट्र का संगठन है, सोशलिस्ट लोगों का एक अपना संगठन, और सोशलिस्ट लोगों के इस संगठन में यह पूरा का पूरा जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए छात्र भारती महाराष्ट्र के सभी आयोजकों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं। और मैं आज आप सब से इस क्रांतिकारी दिन के लिए, इस क्रांतिकारी लम्हे को और यादगार बनाने के लिए, आज के दिन को और खास बनाने के लिए, इस पूरी 23 मार्च के दिन को समाजवादी नेता और समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो समाजवाद के पैरोकार रहे, उस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जन्मदिन और शहीद आजम भगत सिंह के आज शहीद होने के दिन को एक साथ याद कर रहे हैं। तो छात्र भारती महाराष्ट्र के सभी आयोजकों को मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के इस ऐतिहासिक दिन पर मुझे अपनी बात रखने के लिए, हजारों लाखों समाजवादी, संविधानवादी छात्रों और नौजवानों के बीच अपनी बात रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हुए आज शुरुआत अपने वक्तव्य की यहां से करना चाहूंगा कि आज हमारा देश एक नए संकट और चुनौतियों से जूझ रहा है और इसका सामना करना उन्हीं छात्रों, नौजवानों की जिम्मेदारी है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। उनको ये बात समझनी है कि हमारा देश किन खतरों और चुनौतियों से जूझ रहा है, क्योंकि अगर ये खतरा नहीं टला तो कल जो आने वाला होगा वो इन्हीं छात्रों, नौजवानों के भविष्य से जुड़ा होगा। 25 साल बाद जब इस देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, 100 साल पूरे होने का जश्न ये देश मना रहा होगा, लेकिन उस समय जब उस पीढ़ी के लोग याद करेंगे कि 25 साल के बाद आज के समय को जब याद करेंगे तो वो एक सवाल पूछेंगे कि तुम हमें कौन सा भारत सौंप कर गए। जब तुम थे तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद, समता, संपन्नता, सह अस्तित्व वाला भारत बचा था। जब तुम थे तो शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत पूरा नहीं तो उम्मीदों के लिहाज से जिंदा था। और हमें तुम कौन सा भारत सौंप के गए? सांप्रदायिकता की आग में जलता हुआ, धर्म के नाम पर बटा हुआ, नफरत वाला, जाति के नाम पर गैर बराबरी वाला और
अपने हक अधिकार को पाने की बजाय मजदूर बन चुके नौजवानों का भारत। तो 100 साल बाद जो हमें याद करेगी, हमारी आने वाली पीढ़ी, वो किस रूप में याद करेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज कहां खड़े हैं। और अगर आज की चुनौतियों को हमने रोक लिया, बदल दिया उन्हें उम्मीदों में, तो 25 साल बाद वाली पीढ़ी हमें इस रूप में याद करेगी कि नहीं, हमारे लोग भी अच्छे थे। तो वो कौन सी चुनौतियां हैं, और क्यों ये बात मैं शुरू वक्तव्य ही इस बात से कर रहा हूं कि जो आज का भारत है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत बनने से बाधा पैदा कर रहा है। जो आज का भारत है शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत बनने की दिशा में नहीं जा रहा है। तो शुरुआत में बस बहुत संक्षेप में मैं जरा इन दोनों को एक बार आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं कि वो कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों में था, वो कौन सा आइडिया ऑफ इंडिया है जो शहीद आजम भगत सिंह के सपनों में था। सबसे पहले मैं शुरुआत यहां से करता हूं। इस देश की बुनियाद देखिए कहां पड़ी हुई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्मदिन 23 मार्च को पड़ता है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपना जन्मदिन मनाना उस दिन से बंद कर दिए जिस दिन उन्हीं के जन्मदिन के दिन को, तारीख को शहीदों को फांसी देने के लिए चुन लिया गया, 23 मार्च। और उस साल के बाद जब शहीद आजम भगत सिंह को उनके साथियों के साथ फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया। इस रिश्ते को समझें आप। वो इस बात को समझ रहे थे कि भगत सिंह होने का मतलब क्या है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, मेरे जिले का, आजमगढ़ जिले का पड़ोसी जिला है अंबेडकर नगर, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म स्थल है, और उसका नाम आज की तारीख में अंबेडकर नगर है। एक रिश्ता यहां से भी जुड़ रहा है, समाजवाद और संविधानवाद का। शुरुआती तालीम अपने यहां हुई, फिर कलकत्ता पढ़े, फिर विदेश जर्मनी तक गए, अच्छे पढ़े लिखे नौजवान, और जंग आजादी में शरीक होते हैं। भारत गुलाम था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद का एक स्वप्न देखते हैं। मैंने अभी आपसे यह साझा किया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपना जन्मदिन मनाना बंद कर दिया जो भगत सिंह के शहीद होने के तारीख से जुड़ने लगा। लेकिन भगत सिंह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट विचार के थे, जिसमें हिंसा जायज है। बुर्जुआ के खिलाफ सर्वहारा का संघर्ष, अगर वह संघर्ष इस हद तक पहुंच जाए कि उसमें हिंसा भी हो, तो उससे गुरेज नहीं करना है। समाजवाद यहीं पर मार्क्सवाद से थोड़ा सा भिन्न है। समाजवाद हिंसक क्रांति की बजाय सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की क्रांति की बात करता है। विचारधारा में भिन्नता होने के बावजूद सपनों की एकजुटता थी भगत सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, इसलिए यह रिश्ता बना। ठीक वैसे ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवाद का एक ऐसा अध्याय भारतीय समाजवाद का रचते हैं जिस समाजवाद के अध्याय में सप्त क्रांति थी। जाति का सवाल हो, लैंगिक विभाजन का सवाल हो, आर्थिक न्याय का सवाल हो, तमाम लोग के प्रश्न हो, राज्य कैसे चले, इन तमाम सवालों को एक साथ जोड़ करके सप्त क्रांति की स्वप्न दृष्टा का नाम है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, क्यों कहा था? क्योंकि जमहूरियत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिस समाजवादी विचार को 100 से कम न 1000 से ज्यादा समाजवाद का यही तकाजा, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। समाजवाद का स्वप्न ये था कि हम एक बराबरी का समाज बनाए। तो वो विचारों में भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के था और आचरण में भी था। और उसमें लहूलुहान क्रांति नहीं, सामाजिक परिवर्तन था। और स्वप्न ऐसा विचार में था
कि सत्ता का सुख भोगने की बजाय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारत की आजादी के ठीक बाद अपने लोगों की सरकार बनी हुई थी, अपने लोगों के ख्याल के मिजाज के लोगों के साथ सरकार में शामिल थे, नहर रेट का बढ़ जाना, और उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर आंदोलन करने लगे। जेल चले गए, जेल चले गए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सरकार अपनी थी, अंग्रेजों के समय जेल गए। अभी एक फिल्म आने वाली है जिसमें उसका जिक्र होगा, जब 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब बहुत सारे लोग माफी वाफी मांग रहे थे और आजकल वीर कहे जाते हैं, माफी मांग ली कि हम आपका साथ देंगे, अब नहीं, छोड़ दीजिए, जंग वंग नहीं लड़ेंगे, बड़ा कष्ट देते हैं आप, काला पानी भेज देते हैं। टूट गया। भगत सिंह को हम याद कर रहे हैं, भगत सिंह टूटे नहीं, कुर्बानी दे दी। उन्हें ये फिक्र है हरदम, नया तर्जे जफा क्या है, मेरा ये शौक की देखें सितम की इंतहा क्या है। कितना सितम तुम ढा सकते हो। उनके लोग पूछते थे, बताओ भगत सिंह, तुम और तुम्हारे लोगों का अगला तर्जे जफा क्या है। उन्हें यह फिक्र है हरदम, नया तर्जे जफा क्या है, तुम्हारी अगली योजना क्या है। और न बताने पर वो मारते थे, जुल्म डालते थे। तो अगली लाइन लिखी कि तुम्हें उन्हें यह फिक्र है हरदम, नया तर्जे जफा क्या है, मेरा ये शौक की देखें सितम की इंतहा क्या है। तुम कितना जुल्म ढा सकते हो, इसको हम देखेंगे। माफी नहीं मांगे भगत सिंह, माफी नहीं मांगे कि हमको पेंशन लेते रहिए, हम आपके खिलाफ काम नहीं करेंगे। शान शौकत से हंसते हंसते, ऐ शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर ले तेरी हिम्मत का चर्चा, गैर की महफिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां। आप कल्पना करिए, मैं क्यों ये बातें बार बार कही गई हैं। अब आपको या और लोगों को भी लग सकता है अरे पुराना हो गया, छोड़ो, लेकिन फिर से मैं उस तेवर को याद कर रहा हूं आज के सवाल पर आने से पहले। वो तेवर ये कहता है, आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके दिल में है। मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक से, ये गनीमत वक्त है खंजर कफे कातिल में है। अब न अहले बलबले हैं और न अरमानों की भीड़, सिर्फ मिट जाने की हसरत एक दिल विस्मिल में है। तो भगत सिंह ने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसमें माफी नहीं मांगी, लेकिन उस स्वप्न में क्या था, नास्तिक होने का अधिकार था। पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद या जातिवाद कह लें, इसका विरोध था। औपनिवेशिक साम्राज्यवादी ताकतों की लड़ाई के साथ भगत सिंह के 2-3 लेख हैं जो सबको पढ़े जाने चाहिए। अछूत की समस्या से लेकर के उन्होंने जब जाति की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए यह सवाल पैदा किया कि जाति के प्रश्न पर कितना गहरा है ये समाज बटा हुआ। तुम कहते हो ईश्वर ने ये दुनिया रची, और अगर ईश्वर ने ये दुनिया रची तो क्यों रची, और अगर रची तो इसमें गरीब कमजोर मजलूम लोगों को क्यों रचा, और अगर उन्हें रचा तो उन्हें लाचार बेबस क्यों छोड़ दिया। कोई भूखमरी से मर रहा, कोई बेकारी से मर रहा, कोई बीमारी से मर रहा, कोई अभाव में मर रहा, क्यों ये दुनिया रखी। और अगर ये सब कुछ देखकर ईश्वर खामोश है तो वो कहां है, क्यों बनाया। भगत सिंह इस तेवर का नाम। तो भगत सिंह एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जो तार्किक हो, विवेक संपन्न हो। उसे इस बात के लिए न बरगला लिया जाए कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भगत सिंह शहीद होने के बाद कहीं तो प्रकृति कायनात कुदरत में होंगे, उनका वजूद होगा। अगर सनातनी लोग मानते हैं कि आत्मा मरती नहीं, रूप बदल लेती है, धड़कन जा छिपती है सीने की उस सीने में, तो देख रहे होंगे कि इन लोगों के लिए हम शहादत दे गए, कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। भगवान दिल में हुआ करते थे। जो भगवान को मानते हैं वो दिल में मानते थे, और जो नहीं मानते वो भी इसी भारत में रहते थे। और भगत सिंह का लेख मैं नास्तिक क्यों पढ़ा जाना चाहिए। उस सर्वशक्तिमान से संवाद करते भगत सिंह, लेकिन भगत सिंह को किसी ने गद्दार, धर्मद्रोही,
पाकिस्तानी, खालिस्तानी, ये अर्बन नक्सल नहीं कहा। और आज के देश में ये सब हो रहा है जो भगवान के या नास्तिक होने की बात करता है, पाखंड और अंधविश्वास पर बात करता है। इसलिए मैंने अपनी बात शुरू यहां से की कि मैं चाहूं तो भगत सिंह की जीवनी पर बात करते रहूं घंटों, मैं चाहूं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जीवनी पर बात करते रहूं, लेकिन उन्हें जो सपना देखना था भारत का, वो देखे, संघर्ष किए, कुर्बानी दिए, चले गए, और उनकी दी हुई कुर्बानी से हम यहां खड़े हैं। लेकिन आज वो सारी कुर्बानियों से जो हासिल था, जो मिला था, वो हमारी आंखों के सामने छीना जा रहा है। और आज हम छात्रों, नौजवानों को ये बात अगर नहीं समझा पाए तो माफ करिए, वो धर्म का झंडा लेकर के नाचेगा इस देश में, वो कांवड़ ढोने जाएगा तो उसके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी, और वो नौकरी मांगने जाएगा तो पुलिस के द्वारा लाठियों की बारिश होगी। इस देश की चुनौती को 23 मार्च के दिन अगर आज इस देश के 65 करोड़ से ज्यादा युवा, नौजवानों, छात्रों से हम बात नहीं पहुंचा पाएंगे, तो इस तरह के आयोजन का या हमारे पढ़े लिखे होने का, जागरूक होने का कोई मतलब नहीं है। आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, आप सारे लोग महाराष्ट्र में मुझे सुन रहे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूं, और मेरे आसपास उत्तर भारत में केवल मंदिर, मस्जिद, अपराध में धर्म और जाति देखी जाती है। अत्याचार करने वाला अगर सवर्ण है और कोई हाथरस की बेटी जैसा हुआ तो उसकी क्रूरता कई गुना बढ़ जाती है। ये लोहिया और भगत सिंह के सपनों का भारत तो नहीं था। धर्म के नाम पर एकदम सांप्रदायिकता का माहौल फैलाया जा रहा है, ये भगत सिंह और लोहिया के सपनों के भारत में तो नहीं था। डॉक्टर लोहिया धर्म को मानते थे, और यही डॉक्टर अंबेडकर से उनका विवाद था। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि धर्म लोक संस्कृति के, लोक जीवन का हिस्सा है, इसलिए डॉक्टर लोहिया का धर्म पर विचार अलग था। डॉक्टर लोहिया उसे जीवन शैली मानते थे, दूसरे के धर्म से नफरत करने की बात नहीं करते थे। डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगवाते थे, और रामायण मेला उस तरह लगता था कि 300 किस्म के रामायण जो लिखी गई हैं, उनमें जितने राम के विविध चरित्र हैं, सबको एक जगह पर रामायण मेले में लगवाया गया। कि राम के नाम पर, भाई राम के नाम पर एक कबीर के राम भी हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। रविदास के यहाँ भी राम शब्द का जिक्र है, तुलसीदास के राम है, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बड़दायक वरदान, निर्गुण तेई भांत पर नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम से निज विचार अनुसार, ईश्वरंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुकराती, भूमि परत पर ढाबर पानी, जिम जीव माया लिपटानी। आज खत्म, सब डिबेट खत्म। एक राम जो बीजेपी के राम है, जो एक पार्टी के राम है, जो पॉलिटिकल एजेंडा है, और नौजवान उनका झंडा लेकर के सड़क पर उतर गया है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तुम जिस राम को मानते हो वो ना सबको लाए होंगे भाई। लेकिन आज का भारत वहां खड़ा है कि धर्म के नाम पर वो अपना इस्तेमाल होने दे रहा है, क्योंकि वो शिक्षा पर अब बात नहीं कर पाता है, वो रोजगार पर ये नहीं सवाल पूछ पाता कि 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ गई है। नौजवानों को रोजगार जब देना चाहिए तो नौजवानों को मंदिर दिया जा रहा है कि जाओ झोपड़ी के भाग तुम्हारे खुल गए। और वही नौजवान उत्तर प्रदेश में 6800 शिक्षक बनने के दलित पिछड़े नौजवान थे, जब शिक्षक की नौकरी मांगने गए, जो कि नौकरी हो चुकी है उनकी, कोर्ट ने आदेश दिया कि आपने धांधली करके एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को उनका हक नहीं दिया, एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, आप दो। गवर्नमेंट ने कबूल किया, यूपी गवर्नमेंट ने, और जब वो 600 दिन से आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर लाठी मारी, केस मुकदमा कर दिया, जेल डाला, अपमानित किया, रोते बिलखते, ठंड गर्मी बरसात, आज वो लाठी खा रहे हैं जो नौकरी मांग रहे हैं, और जो कांवड़ ढोने जा रहे हैं फूल बारिश हो रही है। चुनना पड़ेगा कि अब ये भारत किस दिशा में आगे जाएगा। क्या ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत बनेगा जिसमें संपन्नता, समता और सह अस्तित्व था, सब मिलकर बराबर प्रेम और मोहब्बत से रहे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि संसद खामोश, सड़कें खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। 100 में 60। आज एक पिछड़ा इस देश का कहता है कि मैं सबसे बड़ा पिछड़ा हूं, प्रधानमंत्री। और जब इस देश के पिछड़े कहते हैं कि जाति जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी करो, तो वो पिछड़ा प्रधानमंत्री कहता है जाति होती ही नहीं। आज चुनौती यहां खड़ी है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों के भारत में
जाति जनगणना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों के भारत में नौजवानों को रोजगार है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों के भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा लूट करके धंधा देने की बात नहीं थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के भारत में ऐसा समाजवाद नहीं था जिसमें 8,000 करोड़ रुपए के जहाज पर उड़ो, 10 लाख का सूट पहनो, 2.5 लाख का चश्मा पहनो और 14.5 लाख करोड़ रुपया अपने उद्योगपतियों का माफ कर दो और किसानों को एमएसपी न दे पाओ। और किसान जब आंदोलन करें तो उनके ऊपर टीयर गैस मारो, उनके ऊपर रबर बुलेट मारो, कीलें लगा दो, गड्ढे खोद दो और जो किसान आंदोलन की बात करे उसके ट्विटर को सस्पेंड कर दो, फेसबुक को बंद कर दो, इतना केस मुकदमा कर दो कि आंदोलन खत्म हो जाए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सड़क पर उतरकर अपनी चुनी हुई सरकार के खिलाफ नहर रेट का आंदोलन कर रहे थे। भगत सिंह एक तार्किक, विवेकी, संपन्न, पूंजीवाद और जातिवाद और तमाम तरह के भेदभाव के खिलाफ भारत बनाना चाहते थे। और आज 1% लोगों के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा, और स्वयं की रिपोर्ट बता रही। आज 3% संपत्ति से 50% लोग गुजारा कर रहे हैं। कौन सा ये समाजवादी भारत बना है? इसलिए आज मेरे छात्रों, देश के नौजवानों, छात्रों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, आप कम से कम आंखें खोलिए। खुलेआम इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा, धंधा के लूट, और सरकार ने जितने वादे कहे थे ठीक उसके विपरीत कहे। वो भारत को ले कहां जा रहे हैं? क्या ये देश सांप्रदायिकता की आग में जलता रहे तो ये भगत सिंह के सपनों का देश बनेगा? मॉब लिंचिंग धर्म के नाम पर, मस्जिदों के सामने जाकर मंदिरों के लोग उकसाने वाले नारे लगा रहे हैं। पहले भी इस देश के लोग एक साथ रहते थे, और अपराध कोई करता है तो अपराधी का धर्म, जाति नहीं होती। आज इस देश में अपराधी जाति क्या है, धर्म क्या है, इससे तय होता है कि उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। ये सपना भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नहीं देखा था। ये सपनों, उनके सपनों का भारत नहीं है। इसलिए इस छात्र नौजवान में मैं एक गुजारिश करके जा रहा हूं, मैं अपनी बात खत्म करते हुए, किताबें पढ़िए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे देश के नौजवानों। भगत सिंह ने आखिरी खत लिखा था जब, कि मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। जीना तो मैं भी चाहता हूं, मगर मैं गुलाम भारत में नहीं पैदा होना चाहता, मैं नहीं जीना चाहता। मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं कि माए अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखा करेंगी। कौन भगत सिंह बनाने का ख्वाब देख रहा है आज? किस चीज के लिए? क्या इस दिन के लिए आप पूरे देश के विश्वविद्यालयों को आरएसएस का अड्डा बना देंगे? इसके लिए विद्यार्थी और राजनीति लेख लिख करके इस देश के नौजवानों और छात्रों को भगत सिंह ने यह समझाने की कोशिश की कि शिक्षा केवल क्लर्क बनने के लिए नहीं होती, शिक्षा अपने अधिकारों और चेतना को जगाने के लिए होती है। और आज अगर आप आरएसएस के नहीं है तो आप कुलपति नहीं बन सकते, आप प्रिंसिपल नहीं बन सकते, आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, आप कैंपस में नहीं रख सकते, आप पीएचडी नहीं करा सकते। कोई ना कोई चीज परेशान करके आपको रोक दिया जाएगा। मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं आरएसएस से सवाल करता हूं, भगत सिंह के मानने वाले क्या अब इस देश के विश्वविद्यालयों में न पढ़ पाएंगे न पढ़ा पाएंगे? ये है भारत बाबा साहब अम्बेडकर के और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों का भारत। संविधान कहता है विश्वविद्यालय ग्लोबल नॉलेज के सेंटर होते हैं, डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, इस यहां हर विचारधारा के लोग होने चाहिए। और आज एक विचारधारा का प्लेसमेंट सेंटर बन गया और बाकी देश के लोग मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। कहां फंस गए भाई? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष। अरे इस देश के 65 करोड़ नौजवानों को एक सवाल कम से कम एक दिन ट्विटर ट्रेंड चला के दिखा दो कि 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से पिछले 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहां दिया? कागज दिखाओ, कागज दिखाओ कि 20 करोड़ रोजगार तुमने कहां दिया। कागज दिखाओ कि 15 लाख रुपया कहा था वो कहां मिला। कागज दिखाओ कि 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट गांव कहां बना। कागज दिखाओ कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कहां हुई। कागज दिखाओ कि हर घर को छत कहां मिला। कागज दिखाओ कि बुलेट ट्रेन कहां चली। कागज दिखाओ कि काला धन कहां वापस आया। कागज दिखाओ कि तुमने अच्छा दिन कहां लागू किया। और आपने देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांट दिया। 340 लोगों को लेटरल एंट्री से आपने सेक्रेटरी बनाए, आईएएस बनाए, उसमें एक भी एससी, एसटी, ओबीसी नहीं। आप सरकारी शिक्षा, सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेच दिए, आरक्षण खत्म हो गया, संविधान खत्म। ये खतरा है मेरे देश के नौजवानों। मैं आज 23 मार्च के दिन आपसे ये गुजारिश करने आया हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया
एक सांप्रदायिक रूप से मेल मिलाप वाला भारत चाहते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कई जगह पर असहमत थे। डॉक्टर अंबेडकर से कई जगह पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सहमत नहीं थे, लेकिन दोनों मिलकर 1956 में समाजवाद और अंबेडकरवाद को एक करके एक नया भारत बनाना चाहते थे। आज इस देश के समाजवादियों, इस देश के अंबेडकरवादियों, इस देश के संविधानवादियों, एकजुट होने का वक्त है। पढ़िए कि भगत सिंह कैसा भारत चाहते थे। विद्यार्थी और राजनीति पढ़िए। मैं नास्तिक क्यों हूं पढ़िए। सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज पढ़िए, भगत सिंह लिख कर गए हैं। सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज कई खंडों में है, और अगर आप अन्यथा न लें तो ये देखिए, ये भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज पूरी किताब है। चमन लाल और जगमोहन सिंह ने उन्होंने इस्तेमाल किया है, और इसमें सांप्रदायिकता से लेकर एक एक चीज का इलाज बताया है। और आज पूरा देश धर्म के नाम पर बढ़ता जा रहा है। ये भगत सिंह के सपनों का भारत बन रहा है क्या? मंदिर को मस्जिद से लड़ा दो, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ा दो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा दो, और जब कोई रोजगार मांगे तो कह दो धर्म खतरे में। आज भगत सिंह होते तो आरएसएस और बीजेपी को जड़ से उखाड़ने के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहे होते। आज अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया होते तो आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ खड़े होते। आज के वक्तव्य को मैं इसी बात से खत्म करना चाहूंगा कि अब इस समय तो खैर चुनाव का वक्त है, हम एक एजुकेशनल फोरम पर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन इशारे में इतनी पॉलिटिक्स। डॉक्टर भगत सिंह ने लिखा है कि विद्यार्थी और राजनीति में विद्यार्थी को राजनीति करनी ही चाहिए, क्योंकि राजनीति तय करती है कि आपके स्कूल की फीस कितनी होगी, राजनीति तय करती है कि आपको सिलेबस में क्या पढ़ाया जाएगा, राजनीति तय करती है कि कौन किसके घर के बच्चे पढ़ेंगे, किसके घर के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, राजनीति तय करती है कि डीयू जेएनयू को लोन दिया जाएगा कि फंड दिया जाएगा, राजनीति तय करती है कि रिजर्वेशन लागू होगा कि नहीं, खत्म कर दिया जाएगा, राजनीति तय करती है कि 4,000 की फीस का सेल्फ फाइनेंस कोर्स खोल करके 4 लाख फीस कर दी जाएगी, गरीब कमजोर मजलूम वंचित शोषित बच्चे शिक्षा से बाहर हो जाएंगे। जब सब कुछ आपका राजनीति तय करती है तो आप राजनीति को क्यों नहीं तय कर सकते? नेता अनपढ़ गंवार बनाओगे तो हीरा पर 3% जीएसटी लगाएगा और कलम और कागज पर 18% जीएसटी लगा देगा, इसलिए क्योंकि कलम और किताब को बेच दिया गया है। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करना चाहूंगा इस बात के साथ कि शहीद आजम भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने, तमाम शहीदों ने इस भारत के लिए कभी कुर्बानी नहीं दी जिसमें धर्म के नाम पर दंगे का माहौल बनाया जाए। नेताओं के बच्चे, जय शाह भी अभी कल आईपीएल शुरू हुआ, न जिसे चलने आता, न बोलने आता, न बल्ला बैट पकड़ने आता, करोड़ों रुपए का वहां पर काम करने के लिए बीसीसीआई का चेयरमैन बना बैठा है। ये परिवारवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन धर्म को बचाने कभी जय शाह नहीं आएगा। और गरीब कमजोर दलित पिछड़े घरों के बच्चे, नौजवान छात्रों को पता नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या क्या दिखाया जा रहा है कि जो मंदिर बनाए, जो राम को लाए उनको लाए। नहीं लाओ भाई, जो शिक्षा को लाया है तुम उनको लाना, जो रोजगार लाए तुम उनको लाना, जो नौकरी दे तुम उनको लाना, जो तुम्हारे सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करे तुम उनको लाना, मोहब्बत जो बनाए वो उनको लाना, जो सबको सबका हिस्सा कराए तुम उनको लाना, जो जाति जनगणना की बात करके संविधान की बात करे तुम उनको लाना। वही तुम्हारी झोपड़ी के भाग जगाएंगे। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया होते तो इस देश के पिछड़े तबके के लोगों को कहते कि जाति जनगणना और संविधान को बचाने के लिए एकजुट हो जाओ। आज अगर भगत सिंह होते तो सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ एक नई क्रांति का आगाज कर रहे होते, इंकलाब करते। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अपना सब कुछ लुट जाने के बाद, अपना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद यह नहीं होता कि आप कुछ बचा पाएंगे। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, समय रहते जागिए। कबीर साहब ने कहा कि कहे कबीर जाए दा बही जबस चेता तबे से, जिस दिन से आप चेत जाएं बचा लीजिए। भगत सिंह के सपनों के भारत को बचा लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपनों के भारत को बचा लीजिएगा, समाजवादी भारत को बचा लीजिएगा, संविधान को बचा लीजिएगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम गुनहगारों में शामिल होंगे और आने वाली पीढ़ियां हम पे नाज नहीं करेंगी, हम पे अफसोस करेंगी। और जो कहा है ना कि आने वाली नस्लें तुमसे रश्क करेंगी हम अशरों,
जब वो ये जानेंगे कि तुमने लोहिया को देखा था, तुमने भगत सिंह को देखा था। लेकिन आज अफसोस, उनके सपनों के भारत की बजाय दंगाइयों का भारत बनाया जा रहा है, पूंजीवादियों का भारत बनाया जा रहा है। और उस भारत से बचाना, इस खतरे से बचाना इस देश को हम जैसे छात्रों, नौजवानों की जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे। मैं शहीद आजम को क्रांतिकारी सलाम करता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को, समाज समता संपन्नता के नायक को समाजवादी सलाम करता हूं। संविधान बचे, इस बात की उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भगत सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बारे में बात कहते हुए आज के भारत में आज के युवाओं को और आज के छात्रों को किस नजरिए से काम करना जरूरी है, ये बात आपने हमारे सामने रखी। छात्रा भारती भी महाराष्ट्र में भगत सिंह, लोहिया और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधाराओं के ऊपर काम कर रहा है। आपकी ये बात हमें प्रेरणा देंगी और इसी से हम लोग आज निर्धार करेंगे कि इस सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आज का युवा, महाराष्ट्र का युवा, महाराष्ट्र का छात्र लढेगा और जितेगा। यस, आपण सगळेजण आज इथे उपस्थित राहिलात त्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचा आभार मानतो आणि मी माझा साथी विशाल शिंदे याला विनंती करतो की त्यांनी पुढचं बोलावं। विशाल। धन्यवाद साथी लक्ष्मण यादव जी। सबसे पहले मैं आपको आपकी लिखी किताब प्रोफेसर की डायरी की उत्कृष्ट सफलता के लिए हम सभी की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। प्रोफेसर की डायरी आज तक लगभग 34 दिन में 34,000 प्लस कॉपियाँ सेल हो चुकी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी उस किताब को एक बार पढ़िए। और आज का जो कार्यक्रम था 23 मार्च, यानी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना बलिदान दिया, एक उत्कृष्ट भारत बने ये उनका सपना था। आज उसकी जिम्मेदारी हम सब पर आ चुकी है। प्राध्यापक लक्ष्मण यादव जी ने जो अपना समय दिया, हमें मार्गदर्शन किया, राम मनोहर लोहिया जी का सप्त क्रांति की घोषणा और भगत सिंह का सपना हम सब आज जिएंगे और उसके हिसाब से ही अपना काम करेंगे। छात्रों को जिस प्रकार से राजनीति समझनी चाहिए और उसका अवलोकन करना चाहिए, राजनीति में अपना हिस्सा बढ़ाना चाहिए, इसके लिए आप सभी को मैं अनुरोध करता हूँ। और आज का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ, इसकी घोषणा करता हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से इनकलाब जिंदाबाद।